Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2020 Target MNS। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पॉलिटी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक से हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है रिटन, दूसरा होता है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कि प्रॉपरली पर्टिकुलरली एक जगह पे लिखा हुआ हो। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा ही नहीं है, लिखा है बट पर्टिकुलरली एक जगह पे नहीं लिखा है, कहीं थोड़ा कहीं और लिखा है, थोड़ा कहीं और, ऐसे करके, तो वो अनरिटन कहलाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, फ्रांस, यूएसए। एंड अनरिटन का एग्जाम्पल हो जाएगा यूके। हम अपने कंट्री की बात करते हैं, इंडिया के पास एक रिटन और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। हम लोग डेट वाइज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते कि कैसे, किसने सोचा इस बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किसने बात को स्टार्ट किया, किसने ये सब पूरा प्लान किया। 1922 में गांधी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। तो गांधी जी ने कोई गैदरिंग नहीं की थी या फिर उन्होंने कहीं अनाउंसमेंट नहीं की थी, उन्होंने जस्ट नॉर्मली कुछ लोगों के सामने अपनी ये बात रखी थी। उसके बाद 1927 में इन लाहौर सेशन, उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू जी नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है 1885, एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इसी टाइम पे नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। एंड उस टाइम मोतीलाल नेहरू जी 1927 में लाहौर सेशन में उन्होंने सेम बात कही जो गांधी जी कहते थे कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो वो जो जो चाहते थे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया और उन्होंने एज अ नेहरू रिपोर्ट उसे पेश कर दिया सबके सामने, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1934 टू 35 में एम.एन. रॉय, जो कि फादर ऑफ कम्युनिस्ट थे, ही डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने डिमांड रखी अपनी कि हमें एक खुद की असेंबली चाहिए। तो उस टाइम पे ब्रिटिश पीपल के राज में थे हम लोग आज़ाद नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस डिमांड को। फिर हम जानते हैं कि 1935 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उस टाइम पे लोग इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, बट फिर भी बीच में 1940 में जैसे कि ऑगस्ट ऑफर आया था, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था। 1945 में जब ख़त्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 और ब्रिटिश पीपल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 1946 में कैबिनेट प्लान आया था जो कि सक्सेसफुल हुआ। जब लोगों ने जाके बात किया ब्रिटिश पीपल से, तो ब्रिटिश पीपल को भी लगा कि अब हम लोग यहाँ पे और टाइम नहीं रह सकते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने ऑब्वियसली हाँ बोल दिया कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, खुद का संविधान बना लीजिए और उसमें आपके भारतीय लोग ही रहेंगे। तो टिल नवंबर 1946 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के प्रिपेयर हो गया, जिसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 299 ब्रिटिश इंडियंस थे एंड 19 मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे। तो 1990 जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे उन्होंने बोला कि उन्होंने डिमांड किया पाकिस्तान का, तो वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सेपरेट हो गए 90 मेंबर्स। तो अब बचे 299। बेसिकली 299 मेंबर्स ही हैं जिन्होंने हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया है, शेप दिया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एंड इस मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्प्ररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देन हमारी सेकेंड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 दिसंबर 1946 में हुई थी,
जिसमें हमने एक परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, उन्हें असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ना कि कंट्री का। फिर 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री का कोई भी पीपल हमारे पास आता है, हमारे देश में आता है, और वो हमसे पूछेगा कि हमारा संविधान कैसा है, क्या लिखा है उसमें, क्या है, तो हम उसे ऑब्वियसली एक इतनी मोटी किताब तो नहीं दे देंगे, और हम उसे एक्सप्लेन तो पूरा बुक करने नहीं बैठ जाएंगे। तो उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर कुछ छोटी सी नोट या कुछ छोटा सा 1 पेज कुछ होना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन बनाया, जो कि 1976 में हमारा प्रेम्बल बन गया, और आजकल एनसीईआरटी बुक्स के फर्स्ट पेज पे यही रहता है। 22 जुलाई 1947 हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है, पिंगली विनायका ने डिज़ाइन किया था, एंड हमने 22 जुलाई को 1947 को हमने एक्सेप्ट कर लिया था इसे एज अ नेशनल फ्लैग। देन 24 जन 1950, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। इस दिन हमारे कंट्री में 4 चीज़ें हुई थी, 4 चीज़ों पे लाइक नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट किए थे। नेशनल सिंबल हमने अशोक चक्र सेलेक्ट किया, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। मेनली 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, बट इम्प्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को किया था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वील कम टू शेड्यूल्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल है यूनियन टेरिटरीज़ को कवर करता है। सेकेंड शेड्यूल प्रेसिडेंट के अलाउंसेज, उनकी सैलरीज़ को कवर करता है। थर्ड शेड्यूल ओथ, जो कि प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो ओथ लेते हैं, तो उस चीज़ को कवर करता है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटीज़ को कवर करता है, जिसमें 4 स्टेट्स नहीं आते हैं, दैट इज़ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। इनको 6 शेड्यूल में लिया गया है। देन 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितनी भी लॉज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, जितनी लॉज वो सारी स्टेट लिस्ट में चली जाएंगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट वो लॉज जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के दोनों एक साथ बनाती हैं, उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। स्टेट लिस्ट में लाइक एग्जांपल हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर। यूनियन लिस्ट जो कि हमारे पूरे कंट्री पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। स्टेट लिस्ट जो कि इस स्टेट के लोगों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे भी कोरोना वायरस का टाइम था तो बिहार में गवर्नमेंट ने बोला, स्टेट गवर्नमेंट में, कि जिसकी भी कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है उन्हें 4 लाख रुपीज़ का मुआवजा मिलेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ये स्टेट लिस्ट में आएगा। यूनियन लिस्ट, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐलान करती है किसी भी चीज़ का कि ये दिया जाएगा या वो दिया जाएगा, तो वो यूनियन लिस्ट में आएगा। और जिसमें दोनों ने सोच समझ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हो और लॉ बनाया हो, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। देन वील कम टू 8th शेड्यूल, दैट इज़ लैंग्वेजेस को कवर करता है। इनिशियली 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, उसके बाद 22 लैंग्वेजेस हो गए। तो 1950 तक हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल्स ही थे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आगे कोई शेड्यूल नहीं था, बट आज के टाइम में हमारे पास 12 शेड्यूल्स मीन्स 4 शेड्यूल्स और हैं, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर ओनली 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। देन उसके बाद आया 9th शेड्यूल जो कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए था। ज़मींदारी प्रथा जो थी इस टाइम पे ख़त्म कर दी गई थी। ये फर्स्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1951 में। डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है और क्या हुआ था वो भी इम्पॉर्टेंट है, सो आप याद रखेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है।
10th शेड्यूल एंटी डिटेक्शन लॉ, दल बदल रोक, ये सेकेंड अमेंडमेंट था जो कि 1985 में किया गया था। 11th शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज सिस्टम, ये 73rd अमेंडमेंट है। हमें अमेंडमेंट याद रखना है, हम अमेंडमेंट याद रखेंगे। देन वी हैव इन्फोर्समेंट डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्रैल 1993 में किया गया था 11th शेड्यूल को इन्फोर्स। देन 12th शेड्यूल, लास्ट वन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 74th अमेंडमेंट है 1992, इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखेंगे। कुछ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा दूंगी। फर्स्ट बहुत ज़्यादा, इसमें जितना लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म्स का, ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुई थी। सेकेंड, एंटी डिटेक्शन लॉ। 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज सिस्टम। 74th अमेंडमेंट जो हुआ था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, एंड अभी हुआ था जीएसटी के लिए, दैट वाज द 101 अमेंडमेंट में आता है वो, जो अभी जीएसटी वगैरह पे बात चल रही थी। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड आप लोग प्लीज़ बताते रहिएगा कौन सा मेरे को पहले टॉपिक लाना है। टर्न ऑन नोटिफिकेशन, कीप सपोर्टिंग।